जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बिकॉज आगे पेपर प्रेजेंटेशन के लिए एसएसटी, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश सबकी वीडियोस आने वाली है इसी चैनल पे। फिलहाल हम अभी साइंस पे कंसंट्रेट करते हैं। एंड ये वीडियो शेयर कर देना अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। भाई पहला पॉइंट जो मैं आप सभी को क्लियर करना चाहता हूं ना, कि ये जो एक मिसकंसेप्शन होती है ना बच्चों में, कि भी सुंदर लिखो, अच्छा लिखो तो मार्क्स मिलेंगे, हीरे मोती लगा दो, ऐसा बच्चे सोचने लग जाते हैं। भाई शार्क्स की लैंग्वेज में बोलूं तो ये सब दोगलापन है, ऐसा कुछ नहीं होता। मार्क्स उस बच्चे को भी मिलते हैं जो अच्छी हैंडराइटिंग जिसकी नहीं है और जो अच्छी तरह से नहीं लिख रहा है, एंड मार्क्स उसको भी पूरे मिलते हैं जो सुंदर लिख रहा है, ब्यूटीफुल, सो कॉल्ड ब्यूटीफुल कहते हैं। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि अगर आपकी स्पीड स्लो है तो आपको वो फास्ट करना पड़ेगा। फिर चाहे आपकी हैंडराइटिंग गंदी हो जाए, कोई बात नहीं, डज नॉट मैटर। कम आपने कंटेंट देखो पूरा लिखा होना चाहिए, उसमें नहीं कॉम्प्रोमाइज़ चलेगा। लेकिन अगर तेज़ी लिखने में हैंड राइटिंग गंदी हो रही है, सो इट्स नो प्रॉब्लम, अनलेस एंड अनटिल बिल्कुल ही पढ़ा नहीं जा रहा, समझ में नहीं आ रहा, तो वो बात अलग है। लेकिन मैं आपको पहले बता रहा हूँ, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको अपनी स्पीड मेंटेन करके चलनी है। फिर ये मत सोचना कि अरे टॉपर लोग तो बहुत सुंदर लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, वैसे सजा के लिखते हैं, लाइन खींचते हैं। भाई कुछ नहीं, एंड में आप सभी को मार्क्स ही चाहिए, और मार्क्स के लिए फिर चाहे हैंडराइटिंग गंदी हो जाए कोई बात नहीं, मटेरियल पूरा होना चाहिए, ठीक है। आइए चलिए देखते हैं इन्हीं जो टॉपर्स वगैरह, इन्हीं की आंसर्स कैसे इन्होंने लिखे हुए हैं, इन सबको थोड़ा डिस्कस करते हैं कि क्या हम इससे सीख सकते हैं। ओके, तो ये 2019 का क्वेश्चन आया हुआ है कि ड्रॉ द पैटर्न ऑफ द फील्ड लाइंस ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पासिंग थ्रू एंड हेल्ड परपेंडिकुलर टू द हॉरिजॉन्टल कार्डबोर्ड। ओके, तो उन्होंने बेसिकली क्या पूछा है कि एक स्ट्रेट कंडक्टर है आपके पास, ठीक है, और उसमें से करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है। आपको उस स्ट्रेट कंडक्टर में से जो करंट फ्लो हो रहा है उसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन रही हैं, उनका पैटर्न ड्रॉ करना है। तो मतलब ठीक है, अब ये जो टॉपर की आंसर शीट है इसने तो पूरा सर्किट बना दिया, बट मेरे को वैसे आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या इस क्वेश्चन में कहीं भी लिखा था कि आपको सर्किट ड्रॉ करना है? कहीं नहीं ना लिखा था, उन्होंने सिंपल पूछा है आपको पैटर्न ड्रॉ करना है फील्ड लाइंस का। तो अगर आप ये ड्रॉ करना चाहते हो वेल एंड को ड्रॉ कर दो, लेकिन असली मार्क्स आपको इस चीज़ के मिलेंगे, इस चीज़ के, कि भी जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें से करंट कोई भी आप पर्टिकुलर डायरेक्शन चूज कर लो, इस बच्चे ने जैसे डाउनवर्ड चूज की है, तो डेफिनेटली राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बना दी गई हैं, ठीक है। अगर आप इसे अपवर्ड फ्लो कराओगे, वो आप पे डिपेंड करता है आपने करंट की डायरेक्शन कौन सी लेनी है, तो राइट हैंड थंब रूल लगाओगे तो आई एम सॉरी, इस केस में जो टॉप इस बच्चे ने बनाया है ये क्लॉकवाइज है, और अगर अपवर्ड लोगे तो एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो करेगा। आई एम सॉरी, थोड़ा इधर हो गया। अभी जो इस बच्चे ने बनाया दैट इज क्लॉकवाइज। अगर आप अपवर्ड करंट लोगे अपने एंड पे तो एंटी क्लॉकवाइज अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल बनेंगी लाइंस। तो सिर्फ इस पोर्शन के मार्क्स हैं, असल में इस पूरे सर्किट के मार्क्स नहीं है। तो साइंस में ना एक ये पेट चीज होती है कि आपसे जो पूछा जाए ना, प्लीज उतना ही आंसर करो, आपके लिए अच्छा है। ज़्यादा ओवर भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू नो आपके पास लिमिटेड टाइम ही है। अगर आप वहाँ पे ओवर लिखोगे तो क्या पता कोई ऐसा आगे चल के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना आपके लिए मिस हो जाए, या कहो टाइम कम रह जाए कि वहाँ पूरा ना कर सको। इसलिए प्लीज़ जो पूछा जाए ना उतना की लिखो, आपके लिए बहुत है, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे, डोंट वरी, ठीक है। उसके बाद पूछा है इन्होंने, स्टेट राइट हैंड थंब रूल एंड एक्सप्लेन हाउ दिस रूल इज यूजफुल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इन द अबव केस इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इन द कंडक्टर इज वर्टिकली डाउनवर्ड। अच्छा, इन्होंने करंट की डायरेक्शन वर्टिकली डाउनवर्ड दी गई है, तो आपको बताना है सबसे पहले तो आप स्टेट का मतलब होता है आपको स्टेटमेंट लिखनी है राइट हैंड थंब रूल की। तो देखो इस बच्चे ने यहाँ पे लिखी हुई है स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट सपोज यू आर होल्डिंग अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन योर राइट हैंड इन सच अ वे that it that your thumb points in the direction of the current, then the way in which you curl your fingers will give the direction of the magnetic field lines। ये तो सभी को स्टेटमेंट आती है, ठीक है। तो और उसने ये भी कहा है कि ठीक है, अब देखो वही मैंने कहा ना, जो पूछा जाए साइंस में उतना ही आंसर करो।
स्टेट राइट हैंड थंब रूल बोला था तो स्टेटमेंट लिख दी। उसके बाद एक और पार्ट है, एक्सप्लेन हाउ दिस रूल इज यूजफुल टू डिटरमाइन द डायरेक्शन। तो उस एक्सप्लेनेशन का अलग से आंसर है और अलग से मार्क्स है। देखो इस बच्चे ने कैसे लिखा है, एज इन दिस केस द करंट फ्लोज डाउनवर्ड्स सो द मैग्नेटिक फील्ड लाइंस गो क्लॉकवाइज, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, तो इसने थोड़ी सी फिगर बना के भी यहाँ पे लिखा है, देखो फिंगर्स इन सर्कल क्लॉकवाइज एंड द करंट इज गोइंग डाउनवर्ड्स। देखो प्रॉपरली एक्सप्लेन कर दिया ना कि अबव केस में हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेंगी। तो आपको एक्सप्लेनेशन के अलग नंबर है, स्टेटमेंट के अलग नंबर है, डायग्राम का अलग नंबर है। साइंस में कई बार बड़े क्वेश्चन में चीज़ें डिवाइड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल डायग्राम नहीं आता तो ये तो आता है ना, बड़ी लेंथ देख के तुम ये नहीं सोच सकते कि भी मेरे को करना ही नहीं भाई मैं तो डर गया, ऐसे नहीं। कुछ पार्ट तो होगा ना, कुछ तो लिखो। सब्जेक्टिव है, मार्क्स मिलेंगे, कुछ तो लिखो। ओके, एक और क्वेश्चन देखते हैं 2018 का, स्टेट फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो देखो इस टॉपर बच्चे ने यहाँ पे, टॉपर की आंसर शीट्स मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट्स पेस्ट किए हैं, तो उसने स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है, उसके मार्क्स आपको मिल गए। अब उसने पूछा राइट द प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। आपको बस प्रिंसिपल लिख देना, देखो जैसे बच्चे ने, आप पढ़ भी सकते हो, मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करा। प्रिंसिपल लिखा इस बच्चे ने, बी पार्ट मेंशन किया, प्रिंसिपल लिख दिया, बस खत्म। उसके बाद एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ एन इलेक्ट्रिक मोटर। तो देखो सी पार्ट के आगे 1 2 3 पार्ट है, तो इसमें आपने कंजूसी नहीं करनी। अब देखो इस बच्चे ने लिखा ही नहीं है, बताओ, तो आपने प्रॉपर लिखना है। सी पार्ट का फर्स्ट पार्ट का आंसर है आर्मेचर का फंक्शन, ये है। फिर सेकंड पार्ट का आंसर है ब्रशेस का फंक्शन, ये है। थर्ड पार्ट का आंसर है स्प्लिट रिंग्स का फंक्शन, ये है। देखो आप देख रहे हो यहाँ पे हैंडराइटिंग थोड़ी गंदी सी नहीं हो जा रही? तो ये नहीं कि भी हर कोई सुंदर लिखता है भाई, सबको मार्क्स चाहिए, तेज लिखो अपना। ओके, अब अगले से कुछ सीखते हैं। सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है, पूछ रहा है ए पार्ट में, वाई आर मोस्ट कार्बन कंपाउंड्स पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इस बच्चे ने फटाफट से यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया ए पार्ट को कि ऐसा ऐसा है। ठीक है, आप पढ़ भी सकते हो आंसर। फिर बी पार्ट में उसने पूछा राइट द नेम एंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सैचुरेटेड कंपाउंड इन विच कार्बन एटम्स आर अरेंज्ड इन अ रिंग। देखो इसी क्वेश्चन में दो क्वेश्चन है, क्या आप आइडेंटिफाई कर पाए? आपको यहाँ पे नाम भी पूछा है, आपको स्ट्रक्चर भी पूछा है, तो दोनों के अलग अलग मार्क्स हैं। किसी को नाम नहीं आता, स्ट्रक्चर आते, तो स्ट्रक्चर तो लिखो, उसका कुछ तो नंबर मिलेगा। समझ में आ रही है? तो ऐसी देखो, यहाँ पे देखो, बच्चे ने स्ट्रक्चर पूछा, स्ट्रक्चर बना दिया, इसका हाफ मार्क है। देखो समझ में आई? ये नेम उसने एक्स्ट्रा लिखा है, बट स्ट्रक्चर आपको बोला था, तो स्ट्रक्चर इसी का नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, जो पूछा उसका नंबर मिलेगा। फिर नेम पूछा था स्ट्रक्चर का, यहाँ पे साइक्लोप्रोपेन लिखोगे तो आपको मार्क्स मिलेगा। तो आपको अलग से मेंशन करना है, स्ट्रक्चर इज इक्वल्स टू दिस, नेम इज इक्वल्स टू दिस। ठीक है, अच्छा उसके बाद आपको ऑल्सो गिव द नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स, आपको सिंगल बॉन्ड्स भी पूछे थे, तो नंबर ऑफ सिंगल बॉन्ड्स इज इक्वल्स टू 9। ये प्रॉपर लाइन लिखोगे तो टीचर को पता लगेगा ना कि इसका हाफ मार्क, अच्छा ये अलग आंसर है। समझ में आई? ऐसे आपको प्रेजेंट करना आंसर्स। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, स्टेट द रीजन वाई कार्बन कैन नाइदर फॉर्म C4+ कैटायंस। ये तो काफी फेमस क्वेश्चन है, तो आपको रीजन बताना है इसका, बट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड्स। तो देखो इसने कैसे रीजन को ए पार्ट के एक्सप्लेन किए, ध्यान से देखो, ये इतना आंसर है। देखो ए पार्ट, कार्बन हैज टेट्रावेलेंसी, वो जो दो रीजन एनसीईआरटी के अंदर है, इट कैन नॉट गेन 4 इलेक्ट्रॉन्स, इट कैन नॉट लूज 4 इलेक्ट्रॉन्स, को पार्ट बाय पार्ट डिवाइड करके पॉइंट वाइज उसने मेंशन किए, ताकि टीचर को पता लगे, अच्छा ये वाला पॉइंट है, इसका एक कुछ मार्क होगा, टिक कर दो, ये वाला अलग पॉइंट है, इसका भी मार्क देना है। तो अगर पैराग्राफ में लिखोगे ना, पता है चेकिंग करते टाइम ना टीचर्स की क्या टेंडेंसी होती है, इतना सेट होता है, इतना पेपर होता है चेक करने के लिए, कि सम ऑफ द टीचर्स, नॉट ऑल, उनके पास ठीक है इतना टाइम नहीं होता कि दे हैव टू रीड एवरीथिंग। देखो ये नहीं मैं कह रहा रीड नहीं करते, दे रीड, बट रीडिंग इजी करने के लिए मैं कह रहा हूँ पॉइंट में लिखो, बिकॉज पैराग्राफ में अगर आप लिखोगे ना तो टीचर को लगेगा ठीक है क्या गचर पचर पैराग्राफ में लिख दिया, चलो अपनी मतलब दे दो मार्क्स, जितने भी फुल ना दो तो ऐसे। तो टीचर को रेडिबल दिखाने के लिए, टीचर को ये दिखाने के लिए कि मैंने पूरे पॉइंट्स मेंशन किए हैं, प्लीज ट्राई टू राइट एंड डेवलप अ हैबिट कि आप पॉइंट वाइज आंसर करो, और आप स्पेस छोड़ो बीच में ताकि डिफ्रेंशिएट हो सके कि अच्छा अब दूसरा पॉइंट शुरू है। ठीक है,
तो बात ये है। अच्छा, उसके बाद उसने कहा है ऑल्सो स्टेट रीजंस टू एक्सप्लेन वाई। अब इसका ए फर्स्ट पार्ट का ये पूछा है और सेकंड पार्ट का ए, तो उसके अलग मार्क्स हैं। देखो फर्स्ट पार्ट बच्चे ने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, सेकंड पार्ट उसने ऐसे एक्सप्लेन कर दिया, तो उसके अलग अलग मार्क्स हैं। आप समझ रहे हो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। बी पार्ट में पूछा है राइट द स्ट्रक्चरल फॉर्मूला ऑफ बेंजीन। तो स्ट्रक्चर आपने सिर्फ बना देना है बेंजीन का। ये देखिए इस पे आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। देखो बी पार्ट मेंशन किया, यहाँ पे ड्रॉ कर दिया, चलो जी फुल मार्क्स। आओ चलो थोड़ा और देखते हैं। सीबीएसई 2019 में ए पार्ट में पूछा था डिफाइन ग्रुप्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो पहले इसको आंसर करोगे। ग्रुप्स की डेफिनेशन देखो, द वर्टिकल कॉलम्स प्रेजेंट इन द आर कॉल्ड ग्रुप्स। ठीक है, तो ये आपका मार्क्स मिल गया। फिर उसने पूछा हाउ डू वैलेंसी, एटॉमिक साइज एंड मेटेलिक कैरेक्टर वेरी इन अ ग्रुप। यानी डाउन द ग्रुप जाने पे ये कैसे कैसे वेरी करते हैं, तो आपने अलग से उसे एक्सप्लेन करना है। कि सबसे पहले पूछा है वैलेंसी, तो आप लिखो वैलेंसी एज वी मूव डाउन वैलेंसी रिमेन्स द सेम। बात समझ में आ रही है। ये एग्जाम्पल ये बच्चे ने पता नहीं एक्स्ट्रा दे दिया, बट सिंपल आंसर आपको लिखना है जो पूछा जाए। वेल डाउन द ग्रुप वैलेंसी रिमेन्स द सेम, दैट्स इट। उसने एग्जाम्पल नहीं पूछा, विद एग्जाम्पल बताओ, टाइम बचाओ अपना। एटॉमिक साइज का क्या लिखोगे, एटॉमिक साइज ये देखो, मतलब फालतू में मैं टॉपर की तो देख के मैं कह रहा हूँ एटॉमिक साइज द डिस्टेंस। पूछा है भाई तुझे एटॉमिक साइज की डेफिनेशन, क्यों लिख रहे हो। जो पूछा है वो आंसर नहीं कर सकते। एज वी मूव डाउन द ग्रुप द एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, इस पे आपको नंबर मिलेगा। सिंपल एज दैट, जो पूछा है वो आंसर करो, एक्स्ट्रा नहीं। कई कई जगह जहाँ पे थ्योरेटिकल ज़्यादा है, थ्योरी टाइप आपको लग रहा है, मतलब थोड़ा सा ना ऐसा क्वेश्चन है कि भी कोई भी आंसर हो सकता है, तो वहाँ पे थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दो। यू नेवर नो किस पॉइंट पे मार्क्स मिल जाए। लेकिन ये जो टेक्निकल चीज़ें हैं, ये तो एटॉमिक साइज इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो उतना ही लिखो ना, क्यों अपना वो एक क्वेश्चन पे इतना टाइम ले रहे हो। उसके बाद बोला ऐसे ही उसने आंसर मेटेलिक कैरेक्टर का भी आप कर दोगे। फिर बी पार्ट में पूछा द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 14। ओके, एग्जामिन इफ दिस एलिमेंट विल हैव मेटेलिक प्रॉपर्टीज और नॉट। सबसे पहले आपने येस और नो में आंसर करना है, आपको एग्जामिन करना है और फिर गिव रीजन, आपको रीजन भी देना है। तो यहाँ देखो इस बच्चे ने कैसे लिखा है, ये देखो एटॉमिक नंबर 14। अब ये पता करने के लिए कि क्या वो क्या पूछा था इन्होंने, मेटेलिक प्रॉपर्टीज शो करेगा नहीं, मेटल है या नहीं, उसके लिए पहले देखना पड़ेगा ना कि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है। तो जो जो आपको लगता है आंसर करते टाइम स्टेप्स रिक्वायर्ड है, तो वो आप स्टेप्स लिखोगे, उसमें आपने पीछे नहीं मुड़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप ये नहीं कि आप माइंड में कर रहे हो, नहीं, जो माइंड में कर रहे हो फिर आपको लग रहा है ज़रूरी है लिखना, तो लिखो, उसे दिखाओ टीचर को कि आपने ऐसे एग्जामिन किया है, ये प्रोसेस है, ये स्टेप आपने अपने जो माइंड में सोचे थे वो आप अपनी कॉपी में भी लिखो। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, एलिमेंट इससे रिकॉग्नाइज हो गया सिलिकॉन। फिर पता लगा कि इस ये तो मेटलॉइड है, इसमें दोनों प्रॉपर्टीज है, तो उसने ये लिख दिया। अच्छा, फिर ये भी है कि इट हैज़ 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एज ए रिजल्ट ऑफ विच इट कैन नाइदर गेन नॉर लूज, तो इट फॉर्म्स कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो इसका भी आपको नंबर मिलेगा। बात समझ में? तो ऐसे आप एग्जामिन कर रहे हो तो आपको पूरा प्रोसेस विद स्टेप्स आपको लिखने हैं। ठीक है, देखो कुछ क्वेश्चंस ना स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, दैट डाउन द ग्रुप क्या इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, तो उतना ही लिखो। जहाँ पे ये है ना एनालाइज वर्ड आ जाता है, एग्जामिन आ जाता है, शो दैट, हाउ कैन यू डिटरमाइन, तो इसमें थोड़ा सा तो डिस्क्रिप्टिव होना पड़ेगा ना आपको, तभी नंबर मिलेंगे। बात समझ में आ रहे हो? तो देखो सीबीएसई 2018 का क्वेश्चन है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल हैज़ इन्वॉल्व, आपको बताना है लिस्ट वन एडवांटेज एंड वन लिमिटेशन ऑफ ऑल 3 अटेम्प्ट्स। यानी आपको डोबरीनर की 1 एडवांटेज 1 लिमिटेशन बतानी है, न्यूलैंड की भी 1 एडवांटेज 1 डिसएडवांटेज एंड मेंडलीव की भी 1 एडवांटेज 1 डिसएडवांटेज बतानी है। सिर्फ एक पूछी तो एक ही बताओ ना, क्या दो दो करके टाइम ले रहे हो ज़्यादा। तो ये देखो डोबरीनर की एडवांटेज लिख दी, मतलब ये ज़्यादा ही एक्सप्लेन क्यों है, आप सिंपल एडवांटेज लिखो, एनसीईआरटी में जो डिसएडवांटेज दे दिया। ठीक है, फिर न्यूलैंड की एडवांटेज देखो, हर एक का हाफ हाफ नंबर है, यहाँ टीचर ने चेक किया हुआ है। फिर मेंडलीव का भी एडवांटेज दे दो, डिसएडवांटेज दे दो, यहाँ पे भी हाफ हाफ नंबर आपको मिल जाएगा। अच्छा, ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद बी पार्ट में पूछा है नेम द साइंटिस्ट हु फर्स्ट ऑफ ऑल शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज अ मोर फंडामेंटल। या पता ही है यार, ये तो कौन साइंटिस्ट है, हेनरी मूजले। तो हेनरी मूजले आंसर करो बस। ये मतलब
मैं कभी कभी देखता हूँ क्यों इतना टाइम वेस्ट करना भाई। उसने पूछा है नेम द साइंटिस्ट, तो साइंटिस्ट का नेम लिखो और आगे बढ़ो। हेनरी मूजले, हेनरी मूजले शोड एटॉमिक नंबर एज अ मोर फंडामेंटल। हे भगवान, इतनी लंबी लाइनें क्यों लिखनी है साइंस में? साइंस इज अ टेक्निकल सब्जेक्ट ना। नेम पूछा है तो नाम लिख के आगे बढ़ो। पता नहीं क्यों इतना बच्चे लिखते हैं एक्स्ट्रा। ठीक है भाई, सब आपका अपना अपना हिसाब है। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, बट मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा जो पूछा है उतना लिखो। स्टेट मॉडर्न पीरियोडिक लॉ, अब मॉडर्न पीरियोडिक लॉ की स्टेटमेंट लिख दो। तो ये देखो, इट स्टेट्स दैट द atomic number of an element is a periodic function of its chemical and physical properties। तो आपने वो लिख दिया। अच्छा, अभी थोड़ा आर इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चंस देखते हैं कैसे। सीबीएसई 2019 का है, व्हाट इज अ फूड चेन। तो फूड चेन की बस डेफिनेशन लिखो। आपको देखो, इस बच्चे ने पता नहीं क्या एग्जाम्पल से एक्सप्लेन किया। एग्जाम्पल पूछा है, नहीं पूछा ना। व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑर्गेनिजम्स इन विच वन कंज्यूम्स द अदर टू ट्रांसफर द एनर्जी। इट कंसिस्ट ऑफ मैनी ट्रॉफिक लेवल्स। एक्स्ट्रा एडिशनल ये लिख दो। एग्जाम्पल भी बता रहे हैं, बताओ पूछा है। नेक्स्ट बोला है वाई इज द फ्लो ऑफ एनर्जी इन एन, अच्छा हाँ। अब इस पॉइंट में मैं बताना चाहता हूँ कि अगर ये सेम क्वेश्चन आपको 2 नंबर में पूछा है तो आप फूड चेन की डेफिनेशन 1 लाइन में लिखो। दूसरी जो ये फ्लो ऑफ एनर्जी यूनिडायरेक्शनल की होती है, इसकी एक स्टेटमेंट में लिखो, आंसर हो गया। अगर आपको ये सेम क्वेश्चन 3 नंबर में आ गया तो आप थोड़ा एक्सप्लेन करोगे। इसमें मैं आपको ये बात पॉइंट बताना चाहता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस इसमें ये होता है ना, मैंने पहले भी बताया, एक्सप्लेन एक्सप्लेन वर्ड आ गया। तो इसमें आप थोड़ी एक्स्ट्रा चीज़ें चलो लिख सकते हो, और लिखना चाहिए भी। बिकॉज 3 नंबर में टीचर को ये नहीं पता ना कि भी वैल्यू पॉइंट कौन सा उन्हें अच्छा लगे, या वो चाहते हैं कि ये होना ही चाहिए था आंसर में, इसलिए हम मार्क्स देंगे। तो थोड़ा आपको ब्रीफ तो लिखना पड़ेगा। लेकिन मेजरली एक्सप्लेन ब्रीफली आई थिंक इज फॉर एनर्जी यूनिडायरेक्शनल क्यों है। तो देखो इस बच्चे ने कितने पॉइंट दिए हैं, माय गॉड, 1 2 3 5 पॉइंट्स ही हैज़ गिवन या, मतलब फ्लो ऑफ एनर्जी के लिए। और साथ में एग्जाम्पल भी, वो हो डायग्राम भी बना दिया कि भी कोई कसर ही ना छोड़ूं मैं, मार्क्स मेरे कट हो जाएं। मैं तो सब कुछ, वही है ना। फिर अगर आपकी स्पीड स्लो है तो उतना ही आंसर करो जितना पूछा है। अगर आपको लगता है आपकी स्पीड तेज़ है तो आप ये एडिशनल चीज़ें कर सकते हो, इफ़ यू आर वेरी कॉन्फिडेंट। बात समझ में आई? तो देखो, फर्स्ट पॉइंट सेकंड पॉइंट प्रॉपरली उसने एक्सप्लेन किया। चलो बढ़िया, ऐसे आप कर सकते हो, ठीक है। 2018 में पूछा है सजेस्ट 2 मेजर्स टू मैनेज द गार्बेज एंड इंडिविजुअल एफर्ट्स, आप कौन से लगाओगे? तो देखो, ए पार्ट का आंसर अलग है। ए पार्ट का आंसर है लाइक बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस को मैन्योर में कन्वर्ट करो, नॉन बायोडिग्रेडेबल रिसाइकल करो। तो ये सब चीज़ें, लैंडफिल, इंसिनरेशन, तो ये सब हैं वेस्ट डिस्पोजल मेथड्स। बी पार्ट में पूछा था एट एन इंडिविजुअल लेवल आप क्या करना चाहते हो, तो आप ये यूज करो। आप पेपर कप्स यूज करो प्लास्टिक कप्स के बजाय, आप कुल्हड़स का यूज करो, आप रीयूज रिड्यूस रिसाइकल में विश्वास रखो, ये सब चीज़ें करो, यू नो। एंड डू नॉट यूज प्लास्टिक, यूज जूट बैग्स। तो ये सब आप इंडिविजुअल लेवल पे उस हिसाब से आंसर करोगे। बात समझ में आई? और ये जो है ना सी पार्ट लिस्ट 2 वैल्यूज़, ये तो अब इस तरह के क्वेश्चन तो ऑब्वियसली नहीं आने वाले, ठीक है, तो ये तो छोड़ दो। ओके, फिर एक, अब देखो यहाँ पे अगर हम थोड़ा सा वहाँ आ जाएं तो ये पूछा है सीबीएसई 2019 में बायो का कि हाउ डज द क्रिएशन ऑफ वेरिएशंस इन अ स्पीशीज प्रमोट सर्वाइवल, एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ एन एग्जाम्पल। तो सबसे पहले आप एक्सप्लेन करोगे इस स्टेटमेंट को, जस्टिफाई करोगे, 2 3 पॉइंट्स तो लिखो अगर 3 नंबर का है। साथ में आप एक एग्जाम्पल से भी एक्सप्लेन करोगे। देखो इस बच्चे ने कैसे, ओहो, इसने तो 8, वही है ना। आप इससे क्या सीख रहे हो? इसके आंसर से आप इसके आंसर से सीख रहे हो कि उसके दिमाग में बहुत सारे पॉइंट है, उसने उसको डिवाइड कर दिया। जैसे ही उसे लगता है एक नया थॉट आ रहा है, उसने उसे पॉइंटर्स में डाल दिया। हालांकि इसमें इतना पॉइंट देने की ज़रूरत भी नहीं थी, बट ही हैज़ गिवन, अच्छी बात है। आप भी अपने आंसर को टुकड़ों में तोड़ो और अलग अलग पॉइंट बना के लिखो, ताकि अगर पता है बाई चांस क्या होता है, बाई चांस कभी कभी ये भी हो जाता है, अगर आपको लगता है ना कि भी आपको आंसर थोड़ा बहुत नहीं भी आता और पैराग्राफ में आता है, तो उसको भी अगर आप डिवाइड करके लिखोगे ना, मतलब का वो टीचर की साइकोलॉजिकल, ह्यूमन की साइकोलॉजी ऐसी होती है कि उसे पॉइंट्स दिखते हैं ना, उसे लगता है भाई साहब 8 पॉइंट दिए हैं इसके अंदर, तो हाफ हाफ भी एक लगा लो तो 4 तो बनते ही बनते हैं, यू नो। और कभी कभी एक्स्ट्रा मार्क्स वैसे ऐसे होता नहीं, मिलते नहीं है, बट पॉइंटर्स में देखने से ना टीचर को लगता है इसके पास बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ही इज़ वेल क्लियर अबाउट द कॉन्सेप्ट्स इन्वॉल्व्ड, वो अच्छी तरह लिख रहा है उसको।
समझ रहे हो आप? तो यही है वो बात कि 8 पॉइंटर्स उसने बना दिए, देखो एक छोटे से आंसर के लिए। आप पढ़ भी सकते हो कैसे उसने लिखा है, बट द थिंग इज़ कि दिमाग देखो ना, पॉइंटर्स में उसने आंसर किया और एग्जाम्पल के साथ आंसर किए। समझ रहे हो? ये देखो फॉर एग्जाम्पल 8वां पॉइंट उसने एग्जाम्पल पे पूरा डिवोट किया है, बाकी 7 पॉइंट उसने पूरा एक्सप्लेन किया है। अच्छा, इनफैक्ट यहाँ पे भी उसने एग्जाम्पल दिए, सपोज द टेम्परेचर। बात समझ रही है? तो ये देखो नेक्स्ट सीरीज 2018 में है कि शो हाउ वुड यू जॉइन 3 रेजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस 9 ओहम सो दैट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज दिस एंड दिस। तो ए पार्ट का अलग शो करोगे, बी पार्ट का अलग शो करोगे। समझ रहे हो? तो ये देखो, अब देखो इसने एक्सप्लेन कैसे किया। लेट आर बी द रेजिस्टर 9 ओहम। तो पहले केस के लिए फॉर 13.5 अगर हमें चाहिए, तो देखो इसने ऑब्वियसली रफ में किया होगा, फिर इसने डायग्राम बनाया, फिर इसने इस डायग्राम को एक्सप्लेन भी किया कि फॉर पैरेलल वी हैव दिस फॉर्मूला एंड वी हैव कैलकुलेटेड लाइक दिस, एंड नाउ द रेजिस्टेंस ऑफ द टोटल कॉम्बिनेशन इज द पैरेलल रेजिस्टेंस प्लस R3, बिकॉज ये पैरेलल कॉम्बिनेशन इज इन सीरीज विद दिस, और उसने बाद में इसको ऐड कर दिया। सो इन दिस वे यू हैव टू एक्सप्लेन योर सर्किट कि आपने ऐसा क्यों सोचा कि ऐसे ही अरेंज करने चाहिए। सिमिलरली बी पार्ट के लिए भी देखो, उसने देखो प्रॉपर उसने लिखा है बाय द लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स इन सीरीज, या सिंपल लिख दो यार, व्हेन रेजिस्टर्स आर इन सीरीज दिस इज द फॉर्मूला। और देखो फॉर्मूला मेंशन करना ज़रूरी है व्हेन एवर यू आर डूइंग न्यूमेरिकल्स इन फिजिक्स। इससे हम ये सीखते हैं, फॉर्मूला ज़रूर मेंशन करो और उसके बाद आप अपनी कैलकुलेशन शो करो प्रॉपरली। और फिजिक्स में एक और इंपॉर्टेंट चीज़ है, सर्किट तो आप अच्छी तरह ड्रॉ करोगे, प्लस माइनस बैटरी का पूरा लिखोगे, स्विच ऑन होना चाहिए। आप यूनिट्स भी लिखोगे प्रॉपरली, ओहम है तो ओहम या तो OHM लिखो या सिंबल बनाओ, वेरी इंपॉर्टेंट इज, ठीक है। उसके बाद एक और क्वेश्चन देखो, लिस्ट द फैक्टर्स ऑन विच द रेजिस्टेंस डिपेंड्स। तो फैक्टर्स लिख दो आप जितने भी आपको आपने पढ़े हैं एनसीईआरटी में, तो 1 2 3, ठीक है। उसके बाद उसने कहा कि बी पार्ट, वाई आर मेटल्स गुड कंडक्टर्स एंड वाई ग्लास इज अ बैड कंडक्टर। तो दोनों के अलग अलग आंसर होंगे, ये नहीं कि आप एक ही में लिख रहे हो। आप मेटल गुड कंडक्टर क्यों है उसको अलग पॉइंट बनाओ, ग्लास बैड कंडक्टर क्यों है उसका अलग पॉइंट बनाओ, फिर उसे कंपाइल कर दो। देखो बी पार्ट में इसने कैसे लिखा है, मेटल्स का, हालांकि इसने ग्रुप अब देखो पैरा में लिख दिया, बट आई विल सजेस्ट यू आप प्लीज पॉइंट वाइज लिखोगे ना, आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे, मतलब प्रेजेंटेबल लगेगा आंसर। और पॉइंटर्स में लिखने में क्या है, जैसे ही बहुत तेज़ी तेज़ी भी लिखा जाता है, जैसे ही आपको लगता है अच्छा अब मेरे को अगला पॉइंट सेकंड डाल दो, ये लिख दो। जितने ज़्यादा पॉइंट, थोड़ा साइकोलॉजी भी तो, टीचर की साइकोलॉजी साइकोलॉजिकल इफेक्ट से भी तो खेल सकता है ना, हम जितने ज़्यादा पॉइंट्स दिखेंगे उतने ज़्यादा चांसेस है मार्क्स ज़्यादा लेने के, है ना। सब्जेक्टिव पेपर है, थोड़ा वैसे भी सोचो, दिमाग लगाओ, स्मार्ट वर्क इसी को कहते हैं। तो मेटल्स का अलग पॉइंट है, ग्लास का अलग रीज़न है, तो उसने अलग रीज़न दिया है, ठीक है। उसके बाद उसने सी पार्ट में पूछा है वाई आर अलॉयज कॉमनली यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल हीटिंग डिवाइसेस, गिव रीज़न। तो उसने यहाँ पे रीज़न दे दिया, उसने दो दो पॉइंट लिखे हैं। आप बेशक अगर 1 नंबर का है तो 1 पॉइंट भी लिखोगे, मार्क्स उतना ही मिलेगा जितना इसको मिल रहा है 2 पॉइंट लिखने पे। तो ठीक है, आप मार्क्स ज़रूर, वही कह रहा हूँ मैं वापस से, मार्क्स ज़रूर देखना और ये देखना कि क्या पूछा गया है, ओके। नेक्स्ट पूछा है ये सीबी अगेन एक न्यूमेरिकल है, कंपेयर द पावर यूज्ड इन 2 ओहम रेजिस्टर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। इसमें बताना है और इसमें बताना है। चलो देखते हैं इसने कैसे किया। पहला सर्किट इसने, अच्छा इसने रीड्रॉ किया सर्किट, अच्छी बात है, आप भी रीड्रॉ करोगे तो अच्छी बात ही है ना, वरना नहीं भी करोगे तो को मार्क्स नहीं कोई काटने वाला, आपको न्यूमेरिकल ही शो करना है, आपको कैलकुलेशन शो करनी है। तो सबसे पहले इसने टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट की, ऑब्वियसली आप मेंशन करो 1 ओहम एंड 2 ओहम इन सीरीज, तो द सीरीज का फॉर्मूला ये है, और आपने ऐसे कैलकुलेट कर लिया 3 ओहम। फिर आप ऐसे लिखोगे, ये लाइन लिखोगे, इसके मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू ओहम्स लॉ, ये थोड़ी ऐसे ही लिख दिया V इज इक्वल्स टू IR, ऐसे नहीं, ओहम्स लॉ ये कहता है इसीलिए हम ये V इज इक्वल IR लिख सकते हैं। ऐसे नहीं कोई भी उठा के चलता फिरता इंसान लिख दो, मतलब फॉर्मूला लिख दो, V इज इक्वल्स टू IR बाय ओहम्स लॉ, दिस इज वी आर यूजिंग, दैट इज वाई। फिर आप वैल्यूज पुट इन करो, आई को निकालो, देखो यूनिट प्रॉपर इसने हर बार ही लिखे हैं, ओहम है तो ये वाला साइन बना है, एम्पियर है तो A लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्या है, पावर निकालनी है ना हमें, तो
अच्छा अच्छा, हाँ उसके बाद ये भी है कि ठीक है करंट आपने निकाल लिया, फिर उसने क्या मेंशन किया है, हमें 2 ओहम की पावर निकालनी है, तो उसने लिखा है यहाँ पे स्पेसिफिकली इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन करंट इज सेम फॉर ऑल डिवाइसेस बट द पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड गेट्स डिवाइडेड। तो अगर आपको पर्टिकुलरली इस रेजिस्टर का आपको वोल्टेज निकालनी है तो आप V इज इक्वल टू आई आर फॉर्मूला लगाओगे। आई तो दोनों के लिए सेम है, लेकिन इस पर्टिकुलर की बात हो रही है तो रेजिस्टेंस इसी की आएगी सिर्फ, दैट इज 2। इसका मतलब I that was 2 multiplied by R2 that is 2। R2 stands for the resistor number 2, जो कि इसने अच्छा इसीलिए। वैसे अब मेरे को भी लगे, मैं आपको कहना ही चाहता हूँ कि अगर आपको ये R1 R2 की टर्म्स में लिखना है ना तो प्लीज़ रीड्रॉ द डायग्राम इन न्यूमेरिकल। प्लीज़ रीड्रॉ द डायग्राम, ताकि आप रजिस्टर 1 ओहम को R1 नाम दे दो, 2 ओहम को R2 दे दो और फटाफट R1 R2 फॉर्मूला लिख सको, तो बेटर यही है। फिर बस इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला लिखा, वैल्यू सब्सटीट्यूट करी, पावर वॉट में आएगी तो वॉट में आंसर निकाल दिया। सिमिलरली केस 2 में भी देखो उसने ऐसे ही कैलकुलेशंस शो की एंड फाइनली अच्छा अब यहाँ पे आंसर खत्म नहीं हुआ, उसने पूछा है कंपेयर करना है। वेन एवर यू गेट अ क्वेश्चन इन विच यू हैव टू कंपेयर टू क्वांटिटीज यू ऑलवेज फाइंड द रेशो, आपको हमेशा रेशो ही निकालनी है, तो इसने रेशो यहाँ देखो निकाल दी है। बोथ द रजिस्टर्स हैव सेम पावर इन द रेशो 1:1। ये लाइन लिखने पे मार्क्स मिलेगा कुछ, एक नंबर आधा नंबर, बिकॉज असली आंसर तो यही है ना, रेशो बतानी, कंपेयर करना है कि सेम पावर है अलग अलग पावर है, किसकी कितनी पावर है। मैं ये नहीं कह रहा इसके मार्क्स नहीं, ऑब्वियसली इसके तो मार्क्स हैं ही कि आपने ऐसे ऐसे थोड़ी लिख दिया, सॉल्व करके लिखा है ये 1:1, बट मेन ये लाइन लिखना ज़रूरी है, आपको समझ में आ रहा है। ओके फिर 2018 में देखो ये आया हुआ है, राइट वन मेन डिफरेंस बिटवीन ए सेक्शुअल एंड सेक्शुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन एंड विच स्पीशीज इज लाइकली। अब पहला पॉइंट इज वन मेन डिफरेंस, तो आप या तो टेबल फॉर्म में लिखना है, टेबल फॉर्म में लिख दो बेस्ट, तो डिफरेंसेस तो वैसे टेबल फॉर्म में लिखते हैं। अब देखो इस बच्चे ने अलग अलग ऐसे पॉइंट वाइज लिखा है तो उसको भी मार्क्स मिले हैं, जो टेबल में लिखेगा उसको भी मार्क्स मिलेंगे। बेस्ट है वैसे टेबल में लिख दो, जनरली ऐसी प्रैक्टिस होती है ना, टेबल में एक एक डिफरेंस बस लिख दो, एक ए सेक्शुअल का और मतलब एक डिफरेंस जो कि असेक्सुअल में अलग है सेक्सुअल में अलग है। और फिर विच स्पीशीज इज लाइकली टू हैव कंपैरेटिवली बेटर चांसेस, ए सेक्शुअल वाला या सेक्शुअल वाला, फिर गिव रीजन। तो सबसे पहले तो ये लिखो कि सेक्शुअल या ए सेक्शुअल, दैट इज आंसर इज सेक्शुअल, तो ये अलग से पॉइंट आप बनाओ, हालांकि पता नहीं इस बच्चे ने कैसे लिखा है। फिर आप रीज़न बताओ उसे प्रॉपरली कि सेक्शुअल क्यों, बिकॉज इट लीड्स टू मोर वेरिएशंस, इट प्रमोट्स सर्वाइवल, वो सारे पॉइंट्स आप मिक्स करके लिख सकते हो। ऐसे आंसर्स में आप कोशिश करो थोड़ा एक्स्ट्रा लिख दो, बिकॉज टीचर का पता नहीं। एंड जैसे इस बच्चे ने पैराग्राफ में लिखा है, मैं अब भी आपको ये सजेस्ट करूँगा प्लीज़ राइट इन पॉइंट्स, बेस्ट है बेस्ट है। अच्छा एक और बात मैं आपको बता दूं, मैं तो आपको बता रहा हूँ पॉइंटर्स में आंसर करो, लेकिन जैसे कि ये क्वेश्चन देखो, ए पार्ट बी पार्ट सी पार्ट, अब आप ऐसे मत करना कि फैक्टर्स लिखने हैं तो ए पार्ट का आंसर इज ए बी सी डी, ये नहीं। ए बी सी इन क्वेश्चंस के लिए यूज़ की गई है नोटेशन, तो आप जब पॉइंटर्स बनाओगे तो या तो 1 2 3 बनाओ, या रोमन न्यूमरल्स में 1 2 3 4 ऐसे बनाओ, ठीक है, या फिर कैपिटल मतलब ऐसे आप पॉइंटर्स बनाओ, ये नहीं कि भी मैच कर जाए, फिर वो सोचेगी अच्छा ए पार्ट का ए ये क्या किया हुआ है इसने, समझ रहे हो आप क्या कह रहा हूँ। सो दिस इज द वे ही हैज़ आंसर। नेक्स्ट इज CBSE 2019 का ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड लेबल द पार्ट। तो पहले ड्रॉ करोगे आप फिर लेबल करोगे, तो देखो इस बच्चे ने इसे ड्रॉ किया है। यू डू नॉट हैव कि सुंदर लगना चाहिए, ऐसा लगना चाहिए वैसा, भाई उसने नॉर्मल बनाया, देखो ऐसे फटाफट से ओवरी वगैरह ये सब कुछ उसने बना दिया फटाफट से। उसके बाद आपको सब कुछ लेबल नहीं करना, इसने तो चलो सब कुछ ही लेबल कर दिया, आपको सिर्फ लेबल करना है वो वाला पार्ट विच प्रोड्यूसेस एन एग, तो दैट इज यहाँ पे ये ओवरी, ये देखो ओवरी को इसने लिखा है प्रोड्यूसेस एग, वन पार्ट इज दिस लेबल्ड, प्रॉपरली लिखोगे वन इज दिस ओवरी, ओवरी नाम भी लिखोगे, ठीक है, लेबल का मतलब नाम के साथ लेबल। एंड सेकेंड इज वेयर फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, सो फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द फेलोपियन ट्यूब, इसलिए 2 इसने यहाँ पे मार्क कर दिया। इसने दोनों साइड को एरो से किया है तो ठीक है, आप भी दोनों साइड कर दो, बेसिकली बताने के लिए यहाँ पे भी प्रोड्यूस हो सकता है यहाँ पे भी हो सकता है, इसलिए ओवरी ओवरी एंड फेलोपियन ट्यूब फेलोपियन ट्यूब, ठीक है।
गुड। नेक्स्ट इज लिस्ट टू बैक्टीरियल डिजीजेस विच आर ट्रांसमिटेड सेक्शुअली। तो बैक्टीरियल डिजीजेस दो ही हैं, एनसीईआरटी में क्लियरली गिवन है, गनोरिया एंड साइफिलिस। तो आपको उस पर मार्क्स मिलेंगे। गनोरिया के, साइफिलिस के, दोनों के एग्जांपल्स बिल्कुल सही होने चाहिए, करेक्ट होने चाहिए, तभी मार्क्स मिलेंगे बायो में, ठीक है। एंड सी पार्ट पूछ रहे हैं व्हाट आर कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस, गिव 2 रीजंस फॉर अडॉप्टिंग, यानी एडवांटेजेस 2 बतानी है। तो पहले तो ये बताओ कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस होते क्या हैं, तो उसकी डेफिनेशन के अलग मार्क्स हैं। फिर उनकी बेनिफिट्स क्या हैं, उसकी 2 पॉइंट पूछें तो 2 ही लिखो या 3 लिख दो, मतलब तो स्पीड पे डिपेंड है, मैंने आप पे छोड़ दिया, लेकिन 2 तो लिखने ही लिखने हैं क्योंकि 2 पूछेंगे और उस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट पूछा है राइट द फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इन द ह्यूमन में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ओवरी, ओविडक्ट और यूटरस के क्या क्या फंक्शन है। ओके, तो ओवरी का फंक्शन ये आपने लिखना है, ठीक है, अलग से। फिर सेकंड पार्ट ओविडक्ट का ये हो गया फंक्शन, यूटरस का ये हो गया, तो इस पर आपको अलग अलग मार्क्स मिलेंगे। उसके बाद उसने पूछा है डिस्क्राइब इन ब्रीफ द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लेसेंटा। अब देखो ये क्वेश्चन तो देखने में एक सिंगल क्वेश्चन है, लेकिन इसमें 2 चीज़ें पूछी हैं। आपको स्ट्रक्चर भी बताना है प्लेसेंटा का, उसके अलग मार्क्स हैं, आपको उसके फंक्शन भी बताने हैं, उसके अलग मार्क्स हैं। बात समझ में आ रही है? और ये प्लेसेंटा पे मुझे लग रहा है इस बार ही आएगा पक्का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखो प्लेसेंटा का पहले देखो स्ट्रक्चर उसने बताया, इट इज अ डिस्क शेपेड टिश्यू एम्बेडेड इन द यूटेराइन वॉल। प्रॉपर्ली उसने स्ट्रक्चर बताया, फिर उसने फंक्शंस एक्सप्लेन किए। देखो इसका 1 मार्क है, इसका 1 मार्क है। डिवीजन समझो, अब नहीं समझोगे फिर कब समझोगे। सो या विद दिस वी नाउ कंप्लीट, ठीक है, दिस वीडियो। अगर आपको इसका पार्ट 2 चाहिए ना, जिसके अंदर मैं लाइक क्रॉसेस भी दिखाऊं आपको टॉपर्स की, मतलब टॉपर्स तो क्या नाम की, उन्होंने बच्चे ने जिस जैसे भी सुंदर से मतलब लिखा है ऑर्गेनाइज्ड वे में, आपको कैसे लिखना है तो वो बताना। पार्ट 2 भी मैं इसका रिलीज़ करूँगा फिर साइंस का, वरना भी पार्ट 1 में मैंने ऑलमोस्ट, आई थिंक ऑलमोस्ट क्या सब कुछ ही कवर कर दिया। आपको कैसे अपने आंसर्स को प्रेजेंट करना है, आपको टिप्स दे दी, ट्रिक्स दे दी, ठीक है। तो इसी हिसाब से प्लीज़ आंसर करना एंड डू नॉट वरी यार, चिल करो, अपने हिसाब से लिखो। ये हैं एडिशनल चीज़ें जो आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हो अपने आंसर्स लिखते टाइम। तो ये तभी सक्सेसफुल होंगे जब आप प्रैक्टिस करोगे खुद, है ना। तो अब सैम्पल पेपर लो सीबीएसई का, ऐसी आंसर शीट्स यूज़ करना जैसे जैसे बोर्ड्स में मिलती हैं, हॉरिजॉन्टल, मार्केट से ले लो आप, बहुत इजीली अवेलेबल हैं। तो वहाँ पूरा सॉल्व करो एंड ट्राई कि भी जो मैंने आपको टिप्स बताई, ट्रिक्स बताई, और जैसे मैंने आपको दिखाया ये आंसर शीट्स, आंसर स्क्रिप्ट्स भी वैसे ट्राई करो थोड़ा आंसर करने का, ठीक है। पॉइंट टू पॉइंट लिखो, जो पूछा है उतना लिखो, मार्क्स देखो, ये सब चीज़ें दिमाग में रखो, डायग्राम नीट बनाओ, और ये नहीं कि भी बहुत झमेले करने हैं, फटाफट से बना दो चाहे, बट थोड़ा नीट लगे और दिखे कि ये स्ट्रक्चर बनाया है। तो उस हिसाब से करना चीज़ें। एंड ऑल द वेरी बेस्ट। न्यूमेरिकल्स में प्रॉपर फॉर्मूलाज लिखो, प्रॉपर वर्किंग शो करो, जहाँ पे सर्किट की आपको लग रहा है ज़रूरत है, R1 R2 नाम आपने जनरल देने हैं, तो वहाँ पे सर्किट भी बनाओ, समझ रहे हो। अच्छा, अब नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा चाहिए बताना है, एसएसटी का, मैथ्स का, हिंदी का, इंग्लिश का, वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि भी कैसे आंसर्स कर रहे हैं, करना चाहिए आपको। एंड आई होप सो आपको इसमें बहुत बेनिफिट मिला होगा। टर्म इसका पार्ट 2 चाहिए तो भी बता देना। एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर टर्म 2 एग्जाम्स बच्चों। सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।